नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन बातचीत कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी जड़ी बूटी वाली वन लाइनर एंड नोट्स की सीरीज की। वैसे आपकी पूरी पीडीएफ तैयार हो चुकी है। वैसे ही इसके सारे अध्याय कंप्लीट होने के बाद में मैं ये पीडीएफ मेरी वेबसाइट पे आपको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। अबाउट सेक्शन के अंदर जाके आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे भी मैं वीडियो बना के इसके अंदर डाल दूंगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ कब डाली गई है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से पीडीएफ तैयार हो चुकी है, जो आपके कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की बुक हमारा पर्यावरण भूगोल का अध्ययवार वन लाइनर के रूप में संकलन है, जिसके अंदर आपके वन लाइनर्स एंड नोट्स की पूरी व्याख्या की गई है। ठीक है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो एक कमेंट ठोक दीजिए। ठीक है, और आज अपन आपके छठे अध्याय की बातचीत करने वाले हैं। पांचवें अध्याय की अपन बिल्कुल बातचीत कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो मैं यहाँ से आपके कर लेता हूँ। ओके, हो गया पूरा बिल्कुल सही तरीके से। आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। ओके, छठा अध्याय जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। अगर आपके अभी तक वो आगे के 5 अध्यायों के एनसीईआरटी नोट्स एंड जीके के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन तथा अबाउट सेक्शन के अंदर मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। या फिर डायरेक्ट लक्ष्मण धारा एजुकेशन आपका ये यूट्यूब है, इसके प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7th एनसीईआरटी भूगोल वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आपके छठे अध्याय की नोट्स की जानकारी देखते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश आपका एक स्थान है, वहाँ पे आपका जो स्थान स्थित है वो कौन सा है? मनाली। और मनाली एक पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल है। ठीक है, गिरिपाद में साल एवं सागवान वन स्थित है। गिरिपाद का मतलब होता है, तो यहाँ पे आपको गिरिपाद का मतलब ये रखना है कि हिमालय के क्षैतिज क्षैतिज यानी गिरिपाद पहाड़ के ढलान वाले क्षेत्र के अंदर सागवान के वन स्थित हैं। पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष लगे होते हैं, जिन्हें शंकुधारी वृक्ष कहा जाता है। तो ध्यान रखना, शंकुधारी वृक्ष कहाँ पे होते हैं? तो ये आपके पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं। और लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूल वाले वृक्ष, जिनको आपके रोडोडेंड्रॉन के फूल कहते हैं। तो ध्यान रखना, रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो पहाड़ों के ऊपर पाए जाते हैं, जिनके ऊपर मस्त फूल लगते हैं, उनको कहते हैं रोडोडेंड्रॉन। और मनाली से आगे रोहतांग दर्रा स्थित है। तो ये भी थोड़ी चीज आप माइंड में रख सकते हैं। आगे, वनस्पति की वृद्धि एवं नमी। वनस्पति की वृद्धि है वो तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो ध्यान रखना, जो आपकी वनस्पति है इसमें वृद्धि के लिए सहायक क्या है? सबसे पहले सहायक है तापमान, तापमान के बाद में नमी, और नमी के अलावा क्या चीज जरूरी है? ढाल एवं मिट्टी की मोटाई, यानी मिट्टी कितनी मोटाई। अगर नीचे सीधे डायरेक्ट पत्थर आ गए तो वो जो आपका वनस्पति है वो बिल्कुल सही अच्छी तरीके से वृद्धि नहीं कर पाएगी। अब प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी 3 भाग है? तो देखो, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ, ये प्रमुख 3 स्थल है जिसके अंदर आपकी वनस्पति को विभाजित किया जाता है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। ध्यान रखना, ब्राजील के वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और इन्हीं वनों के अंदर एनाकोंडा यानी विश्व का सबसे जहरीला सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे कंटीले सांप आपके एनाकोंडा जो है वो आपके इसके अंदर पाए जाते हैं। आगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। अब देखो, आपके वन की जो श्रेणियां हैं उनके अंदर पहला जो वन है उनके अंदर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती रहती है। इन्हें सदाबहार वन भाग कहा जाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आब, नुस और महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो सीधी सट बात है, पहला आपने देखा वन, और वन के अंदर आपने पहला जो वन देखा है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और इस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को आपका
उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। और ये सर्वाधिक पाया जाता है आपके, एक तो पाया जाता है भूमध्य रेखा के आसपास और दूसरा पाया जाता है उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र होता है वहाँ। ठीक है, ये क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं तो यहाँ पे तापमान में परिवर्तन होता रहता है, दाब में परिवर्तन होता रहता है, इस कारण यहाँ पे बारिश होती रहती है। और इन्हें सदाबहार वन कहते हैं क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं अगर हमेशा बारिश होगी तो। और इनके अंदर मजबूत लकड़ी वाली वृक्षों की अगर बात करें तो आपका रोजवुड है, आबनुस है और महोगनी है। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर पे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मॉनसूनी वन होते हैं। ठीक है ना, और भारत एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये पाए जाते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में ये वृक्ष अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। ठीक है, और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों की बात करें तो साल का वन है, सागवान है, नीम है, शीशम इत्यादि है। और इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवरों की बात करें तो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, ये सारे के सारे और बंदर भी इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं और ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियों को शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जैसे बाज है, एश है, बीच है आदि। और हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर है। फीजेट तथा मैनाल पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो नए नए नाम आपको देखने को मिल रहे हैं ये थोड़े आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में यहाँ आपको देखता कुछ है ये बता देता हूँ। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी मोटाई, छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है और भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फ्लो उद्यान कहा जाता है। तो विश्व का फ्लो उद्यान किसको कहा जाता है? भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है इसको विश्व का फ्लो उद्यान कहा जाता है। उसके बाद में है भूमध्य सागरीय वनस्पति। महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। महाद्वीप के पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है और ये अधिकतर यूरोप और अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। और ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागरीय के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो मेरी बात सुनो, भूमध्य सागरीय वनस्पति का मतलब ये हुआ कि भूमध्य सागर के आसपास में जो वनस्पति पाई जाती है उसको कहा जाता है भूमध्य सागरीय वनस्पति। उसके बाद में आते हैं आपके शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश जिसके 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं जिन्हें टेंगा कहा जाता है, सॉरी टेगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेगा कहा जाता है। और ये वन अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। ध्यान रखना, शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं वो ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ऊंचाई पर। और ऊंचाई कहाँ होती है? ऊंचाई होती है आपके पहाड़ों में। तो दो चीज है, ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन शंकुधारी वन, पहाड़ों पर पाए जाने वाले शंकुधारी वन। ठीक है, ये लंबे नर्म काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है जो सामान्य तथा अखबार कागज बनाने के लिए काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देखो चीड़ का जो वृक्ष है वो बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है ना, और इस चीड़ के वृक्ष को आप पढ़ेंगे आपकी 12th की ज्योग्राफी के अंदर। 12th की ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल की जो टेबल यूज होती है वो चीड़ के वृक्ष की बनी होती है। उसके बाद में देवदार, देवदार के बाद में आदि इन वनों के मुख्य पेड़ है। और यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। और रूसी भाषा में टेगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। तो शंकुधारी वृक्षों के अंदर आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये सबसे ऊंचाई पे पाए जाते हैं, दूसरे ये पहाड़ों पर होते हैं, तीसरा इन्हें टेंगा कहा जाता है। ठीक है, टेगा कहा जाता है, टेंगा नहीं टेगा। ठीक है, और चौथा बात इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर बहुत ही जो लकड़ी होती है वो बहुत ही मुलायम होती है जिनसे पेपर बनते हैं और कुछ अपने जरूरी सामान जैसे माचिस की पैकिंग वाला वो चीजें बनती है। और इसके अंदर चीड़ का जो वृक्ष होता है वो आपके काफी मुलायम होता है। और टेगा जो है रूसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है शुद्ध तथा अनछुआ। अब आगे देखेंगे घास के स्तर। और इन नोट्स को मैंने आपके NCERT की जो किताबें हैं उनके अंदर जितने अच्छे तरीके से समझाया है उतने ही अच्छे तरीके से इसको कॉपी करके आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको बार बार बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। डायरेक्ट इन नोट्स के माध्यम से आप अच्छे से
रिवीजन मार सकते हैं। नेक्स्ट देखो घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले अफ्रीका का सवाना घास मैदान। देखो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन से होते हैं, देखो भूमध्य रेखा के किसी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ से ये फैले होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। यानी आपकी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा के अटने भी उग जावे और अटने भी उग जावे तो ओ जो एरियो बनियो ओ कयो बन गयो उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, उसके बाद में शीतोष्ण घास स्थल और इसके अंदर कौन सा है, अफ्रीका का सवाना घास स्थल। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय। ठीक है ना, और सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांश क्षेत्र और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं और यहाँ की घास आमतौर पर छोटी होती है, पौष्टिक होती है और शीतोष्ण प्रदेश में सामान्य तो जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप जैसे जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद में आती है कंटीली झाड़ियाँ और शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेश में पाई जाती है और जो शुष्क रेगिस्तान प्रदेश होता है वो कंटीली झाड़ियों से युक्त होता है, जैसे कि आपका पश्चिमी राजस्थान। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है और यहाँ केवल काई लाइकेन, ध्यान रखना ग्रीष्म वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे आपका रेगिस्तानी वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपकी एक पाई जाती है काई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ध्यान रखना काई लाइकेन शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाने वाली छोटी झाड़ियां हैं और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है, जिसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ठीक है ना, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ग्रीष्म ऋतु, अल्पकालिक झाड़ियां, ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाली और काई लाइकेन, ये तीनों आपस में संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। जैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका के अंदर सवाना है, ब्राजील के अंदर कंपोस है और वेनेजुएला के अंदर आपका है लानोस। ध्यान रखना, सवाना पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील की बात करें तो कंपोज, वेनेजुएला की बात करें तो लानोस और शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब है गर्म, ये जो है ये आपके गर्म है और शीतोष्ण का मतलब है ये आपके शीत, थोड़े ठंडे हैं। अर्जेंटीना के अंदर पैमास है, पैम्पास। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अंदर पेरी, दक्षिण अमेरिका के अंदर वेल्ड, मध्य एशिया के अंदर स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉन या डाउन्स। ठीक है, और अब इसके अंदर आपके जो मुख्य प्रश्न थे, जो आपके अभ्यास प्रश्न है इसके अंदर वो बात कर लेते हैं। काई लाइकेन पाए जाते हैं, तो काई लाइकेन आपके रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ी मिलती है तो आपके गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान के अंदर मिलती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन सा है, बंदर है। ठीक है, और शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है, तो रोजवुड है। और स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टेपी घास स्थल आपके पाए जाते हैं मध्य एशिया के अंदर। तो ये तो थे आपके छठे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स जो आपके बहुत ही अच्छे तरीके से काम आने वाले हैं। और चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न इस आपके अध्याय से बनेंगे, उनकी बातचीत कर लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को सामान्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो 3 श्रेणी, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां जो आपके रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस उपनाम से जाने जाते हैं, तो पृथ्वी के फेफड़े जाने जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो एनाकोंडा सांप है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मानसूनी वनों के नाम से जाना जाता है। विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है, तो विश्व का फलोद्यान कहा जाता है आपके भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो आपके उद्यान लगाए जाते हैं उसे फलोद्यान कहते हैं। शंकुधारी वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो शंकुधारी वनों को अन्य टेगा नाम से जाना जाता है। टेगा जो आपका शब्द है वो आपकी रूसी भाषा का शब्द है और रूसी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है शुद्ध। जैसे कि आपके नीचे दिया हुआ, टेगा किस भाषा का शब्द है, तो रूसी का है और रूसी भाषा में टेगा का मतलब होता है शुद्ध एवं अनछुआ। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। और प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन से हैं, तो आपकी सवाना जो है आपके प्रमुख घास स्थल है जिसका नाम है कंपास। और प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से, तो ब्राजील में लानोस, वेनेजुएला में पैम्पास, अर्जेंटीना में पेरी, उत्तरी अमेरिका में वेल्ड और दक्षिण अमेरिका में स्टेपी, यूरोल एवं मध्य एशिया के अंदर बात करें तो डाउन्स है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा दार है, ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स। हाँ ठीक है, डाउन्स। ओके 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 ओके। उसके बाद में किस प्रकार की वनस्पति को अल्पकालिक कहा जाता है, तो टुंड्रा जो अल्पकालिक होती है और इसके अंदर जो आपके उगता है ना, क्या नाम है इसका, ये काई लाइकेन। हाँ, काई लाइकेन। ठीक है ना, काई लाइकेन इसी प्रकार के अंतर्गत आता है। ये तो थे आपके छठे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स एंड जीके के क्वेश्चन।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बातचीत करेंगे आपके 7वें अध्याय की, जिसके अंदर मानवीय पर्यावरण, बस्तियां एवं परिवहन से संबंधित जो आपके नोट्स एंड जीके के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद में आपका 8वां अध्याय, उसके बाद में आपका 9वां अध्याय, ये आपके पूरे हो जाएंगे जीके एंड नोट्स के, क्योंकि इसके अंदर 9 अध्याय है। उसके बाद में मैं आपके लेके आऊँगा इससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये तो वन लाइनर है, वन लाइनर है, वो फॉर ऑल एग्जाम के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना, चाहे छोटा दो चाहे बड़ा दो। और MCQ क्वेश्चन होते हैं जो आपकी विशेष जैसे स्टेट PCS हो गया या फिर UPSC हो गया, उन एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, वो भी अपन सीरीज लेके आएंगे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।